हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKAS एजुकेशन इन्फो। इस वीडियो में हम क्लास 10th के जनरल इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो पहले 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए रीडिंग कम्प्रहेंशन, सेक्शन बी ग्रामर और सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स। प्रीवियस ईयर जो आपका इंग्लिश का पेपर आया था वो 80 मार्क्स का था। इस बार जो पेपर आएगा वो भी 80 मार्क्स का होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर में सिर्फ 2.5 घंटे थे। इस बार जो पेपर होगा उसमें 2.5 घंटे की बजाय आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेक्शन ए में 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके सेक्शन ए में भी 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। जो पहला क्वेश्चन है इस पेपर में उसमें पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में पैसेज है और तीसरे क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट है और इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आपको आंसर लिखना है। सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन है। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके सेक्शन बी में यानी ग्रामर के जो क्वेश्चन थे वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इस बार जो ग्रामर का पोर्शन होगा उसमें सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इस पेपर में जो ग्रामर का पहला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म्स को लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में एक पैसेज दी गई है जो डायरेक्ट फॉर्म में है, इसको आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में पैसेज दी गई है, इसमें आपको एरर्स ढूंढने हैं। उसके बाद आपने इस पैसेज को अपने आंसर शीट में करेक्ट फॉर्मेट में लिखना है। जो सेक्शन सी है वो राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है। जो लास्ट ईयर का पेपर था वो सिर्फ 20 मार्क्स का था। उसमें जो सेक्शन सी था उसमें सिर्फ 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसके सेक्शन सी में 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है वो डायलॉग का क्वेश्चन है। इसमें आपको डायलॉग को कंप्लीट करना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको नोट्स लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में मैसेज लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन में स्पीच राइटिंग है। उसके बाद है आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में आपको स्टोरी की बिगनिंग दी गई है। इसमें आपको स्टोरी को कंप्लीट करना है। सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस हैं आपको इन क्वेश्चंस का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। एग्जाम में अगर आप सही फॉर्मेट लिखते हो और फिर आपकी बॉडी में अगर कोई गलती होगी भी तो आपको फॉर्मेट के मार्क्स बराबर मिलेंगे। अगर आप बॉडी सही लिखोगे लेकिन फॉर्मेट में आप गलती करोगे तो आपको फॉर्मेट के साथ साथ बॉडी के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। फिर अगर बॉडी में कोई गलती होगी भी आपको फॉर्मेट के बराबर मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने बॉडी सही लिख दी और फॉर्मेट सही नहीं लिखा तो आपकी बॉडी के मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको करेक्ट फॉर्मेट्स मालूम होने चाहिए और आपने एग्जाम में भी इन्हीं करेक्ट फॉर्मेट से अकॉर्डिंगली लिखना होगा। अब हम पेपर को डिस्कस करेंगे। पहले है सेक्शन ए, पहले इसी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन होंगे। इन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपकी बुक से होंगे, एक क्वेश्चन आपकी बुक से नहीं होगा। अब जो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है ये आपकी बुक से दिया गया है। इसमें एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है। आपने इस पोएम के एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस पे आना है। इसका पहला क्वेश्चन है, दिस पोएम इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के लिए मेनली 2 प्रोनाउंस यूज होते हैं जो कि हैं आई और वी। इसके अलावा भी और भी प्रोनाउंस हैं जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं, जैसे मी, माई, माइन, अस और आवरसेल्व्स। सेकंड पर्सन के लिए मेनली यू और यूर यूज होता है। इसके अलावा और भी प्रोनाउंस हैं जैसे योर्स, योरसेल्व्स, योरसेल्फ, ये भी सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं। और थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट और दे, ये प्रोनाउंस यूज होते हैं। इनके अलावा और भी प्रोनाउंस हैं जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं। इस पोएम में यू और यूर, ये 2 वर्ड्स, ये 2 प्रोनाउंस यूज हुए हैं। पहली लाइन में लिखा है व्हेन यू आर ओल्ड, यहाँ पर यू का यूज हुआ है। और यहाँ पर लिखा है यूर आईज हैड वंस एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, यहाँ पर यूर का वर्ड यूज हुआ है। यू और यूर सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सेकंड पर्सन। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इन द लाइन 2 द वर्ड बुक रेफर्स टू। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मेमोरीज। इसका आंसर डायरी नहीं आएगा। मेमोरीज क्यों आएगा? क्योंकि ये बुक में पोइम्स लिख रहा था और इन पोइम्स में अपनी यादें लिख रहा था। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मेमोरीज। क्वेश्चन नंबर 3, द पोइम इज एड्रेस्ड टू अ यंग वुमन। इसका आंसर नहीं आएगा। एन ओल्ड वुमन, ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। अ यंग वुमन द पोएट अलाउड, ये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। द पोएट्स वाइफ, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द थीम ऑफ द पोइम इज, इसका आंसर आएगा सिंपैथी, इसका आंसर नहीं आएगा। एम्पैथी, ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। जेलस, ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। लव, लव इसका आंसर आएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट मीन बाय पिलग्रिम सोल? आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इसके आंसर में आप लिख सकते हो, पिलग्रिम सोल मीन्स द सोल विच इज क्वेस्टिंग फॉर लव,
या इससे बेहतर भी आप इसका आंसर लिख सकते हो, और उसमें आप लिख सकते हो Pilgrim's soul in the poem conveys the idea of loving someone for their deeper spiritual essence rather than just their outward appearance or transient qualities. ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में पैसेज दी गई है और इस पैसेज में ट्रैफिक और ट्रैफिक से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है। लोगों को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, ट्रैफिक की क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं, इन्हीं बारे में इस पैसेज में लिखा है। एग्जाम में जब आप पैसेज पे आओगे तो आप पहले पैसेज नहीं पढ़ोगे, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, उसके बाद पैसेज को पढ़ोगे। इससे क्या होगा, इससे आपके माइंड में क्वेश्चंस रिवॉल्व हो रहे होंगे, तो आपको पैसेज में से आंसर्स ढूंढने में आसानी होगी, आपको आंसर्स जल्दी से मिल जाएंगे। इस पैसेज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनफर वन रीज़न फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन इज़ नॉट ईजी बिकॉज। इसका आंसर आएगा द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग और रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन इज़ इनॉर्मस। क्वेश्चन नंबर 2, द काइंड ऑफ पोल्यूशन पॉइंटेड आउट इन द पैसेज रेफर्स टू। इसका आंसर आएगा एयर पोल्यूशन। ट्रैफिक की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, लेकिन इस पैसेज में एयर पोल्यूशन को ही पॉइंट आउट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, द व्हीकल्स इमिट पोल्यूटेंट्स विच अफेक्ट डैश बैडली। इसका आंसर आएगा एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर डैश कंसिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग वेहिकुलर कंजेशन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एडवर्स कंसिक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर 5, द सिनोनिम ऑफ पॉन्डर इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कंसिडर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एडवर्टीजमेंट दिया गया है और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये एडवर्टीजमेंट बूस्टर के रिलेटेड है और इस एडवर्टीजमेंट में जो बूस्टर के रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं ये मिट गई हैं, ये हल्की बारीकी सी नज़र आ रही है। ये एडवर्टीजमेंट बहुत ही आसान है और इसमें से आसान से क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। इस एडवर्टीजमेंट का पहला क्वेश्चन है, हाउ मच बूस्टर पाउडर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ कप ऑफ हेल्थ ड्रिंक। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 10 ग्राम। यहाँ पर 10 ग्राम पूरी तरह तो नज़र नहीं आ रहा, हल्का सा 1 और 0 नज़र आ रहा है, सो इसका आंसर होगा 10 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर डैश फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, सो इसका आंसर होगा प्रोटीन्स। इस एडवर्टीजमेंट का तीसरा क्वेश्चन, विच फ्लेवर इज़ नॉट अवेलेबल इन बूस्टर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्ट्रॉबेरी। क्वेश्चन नंबर 4, वुमेन नीड एक्स्ट्रा कैल्शियम एंड आयरन टू। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओवरकम फैटीग। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 रीजंस व्हाई बूस्टर इज़ अ कंप्लीट ड्रिंक। इस क्वेश्चन के आंसर में इस एडवर्टीजमेंट में से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब इस सेक्शन बी, ग्रामर पोर्शन। एग्जाम में जो आपका इंग्लिश का पेपर आएगा उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे और इनके 10 मार्क्स होंगे। प्रीवियस ईयर जो पेपर आया था उसमें करीबन 5 या 6 क्वेश्चन आए थे, इस बार सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं और आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म्स को लिखना है। तो चलें वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म्स को लिखते हैं। ऑन अ संडे इन द स्प्रिंग ऑफ 1981 डगलस एडम्स रोट अ लेटर टू केन वेल्श। इस सेंटेंस में रोट का यूज़ हुआ है जो कि राइट की पास्ट फॉर्म है। सो जो बाकी सेंटेंसेस हैं हमें उनमें भी वर्ब्स की पास्ट फॉर्म्स का ही यूज़ करना है। आगे क्या लिखा है, इन द लेटर ही डैश वेल्श फॉर द बुक। यहाँ पर थैंक लिखा है जो कि प्रेजेंट में है, इसका पास्ट होगा थैंकड। सो यहाँ पर लिखना है थैंकड। इसके बाद है फॉर द बुक, ही डैश सेंड हिम। यहाँ पर हम पहले इस सेंटेंस को समझेंगे, उसके बाद सेंड की करेक्ट फॉर्म को लिखेंगे। जो पहला सेंटेंस है इसमें लिखा है कि जो डगलस एडम्स है ये केन वेल्श को लेटर लिखता है। दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है कि ये लेटर में केन वेल्श को बुक के लिए शुक्रिया कहता है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखकर थैंक यू कहोगे तो कब कहोगे, बुक लेने से पहले या बुक लेने के बाद? ऑब्वियसली आप पहले अपने फ्रेंड से बुक लोगे, उसके बाद घर जाओगे, उसके बाद लेटर लिखोगे और अपने फ्रेंड को थैंक यू कहोगे। तो यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि डगलस एडम्स ने पहले बुक ली थी, उसके बाद केन वेल्श को शुक्रिया कहा था। यानी पास्ट में एक एक्शन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। बुक लेने का एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ था, उसने पहले बुक ली थी, उसके बाद शुक्रिया का दूसरा इवेंट शुरू हुआ। जब पास्ट में एक इवेंट कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरा इवेंट स्टार्ट होता है, उस वक्त पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। सो पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में हैड सेंट का यूज़ होगा, सेंट पास्ट फॉर्म, और इसके लिए पास्ट परफेक्ट हैड। इसके बाद लिखा है
He also wrote about how he came to dash write his book about the universe. यहाँ पर wrote का यूज़ हुआ है, ये पास्ट फॉर्म है और ये डायरेक्ट लेटर को रिप्रेजेंट करता है, लेटर को डिस्क्राइब करता है। इसके बाद यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। सो फिल इन द ब्लैंक में राइट की इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज़ होगा जो कि राइट ही है। सो फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर लिखना है राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पैसेज दी गई है जो कि डायरेक्ट फॉर्म में है, इसको आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने आंसर शीट में लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें 3 मार्क्स थे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें भी 3 मार्क्स हैं। तो चलें पैसेज को इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इफ देयर वर टू मून्स सैड जावेद। यहाँ पर सैड लिखा है, सैड को कन्वर्ट करना है आस्कड में, सैड की जगह लिखना है आस्कड, बाकी सेम सेंटेंस यही लिखना है। और इसमें कामास का यूज़ भी नहीं करना है और क्वेश्चन मार्क का यूज़ भी नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है जावेद आस्कड इफ़ देयर वर टू मून्स। इसके बाद यहाँ पर लिखा है दैट इज़ नो वंडर ऑफ कोर्स द अर्थ हैज़ ओनली वन, हिज फ्रेंड अमन रिप्लाइड। इसके बाद इसका फ्रेंड अमन जवाब देता है कि इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, अर्थ के पास एक ही मून है। सो इसमें क्या लिखना है, रिप्लाइड, अमन रिप्लाइड सेम ही लिखना है। अमन रिप्लाइड दैट, यहाँ पर दैट का यूज़ करना है। इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं था। क्यों मुमकिन नहीं था? बिकॉज द अर्थ हैज़ ओनली वन मून, क्योंकि अर्थ के पास एक ही मून है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो अमन रिप्लाइड दैट इट वॉज नो वंडर, इट वॉज नो वंडर बिकॉज अर्थ हैज़ ओनली वन मून। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन सैड जावेद। यहाँ पर सैड आस्कड में कन्वर्ट होगा और यू की जगह ही आएगा। सो इसके आंसर में आप लिखोगे देन जावेद आस्कड व्हाट ही मेंट। यहाँ पर आप ना कॉमास का यूज़ करोगे और ना ही क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ करोगे। और आंसर शीट में आप सेम पैराग्राफ इसी तरह से वापस लिखोगे। जावेद आस्कड इफ देयर वर टू मून्स, अमन रिप्लाइड दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज अर्थ हैज़ ओनली वन मून, देन जावेद आस्कड व्हाट ही मेंट। अब इस सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैसेज दी गई है और इसमें एरर्स दिए गए हैं। हमें इन एरर्स को ढूंढना है और फिर अपने आंसर शीट में इस पैसेज को करेक्ट फॉर्मेट में लिखना है। तो चलें एरर्स को ढूंढते हैं। क्यूरियोसिटी इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल रोवर एवर सेंट टू मार्स ऑन नासा। ये जो यहाँ पर क्यूरियोसिटी का वर्ड है, ये वंडर वाला क्यूरियोसिटी नहीं है। बेचैनी, बेताबी से जब हम किसी चीज़ को ढूंढने या समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये वो वाला क्यूरियोसिटी नहीं है। ये यहाँ पर रोवर का नाम है। यहाँ पर वन लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ से वन से पहले जो सेंटेंस है, जितना सेंटेंस है, हमें इसमें एरर देखना है। और इसमें एरर वन के पास ही है ऑन वाला, ऑन इसमें एरर है। यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर बाय आएगा। सेंट टू मार्स बाय नासा। इसके बाद है इट सेट आउट टू आंसर द क्वेश्चंस डिड मार्स एवर हैव द राइट एनवायरमेंटल कंडीशंस टू सपोर्ट स्मॉल लाइफ फॉर्म्स कॉल्ड माइक्रोब्स। यहाँ पर टू लिखा है, दैट मीन्स यहाँ से पहले, टू से पहले हमें यहाँ पर एरर ढूंढना है। और यहाँ पर एरर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ तक ये क्वेश्चन है। डिड मार्स एवर हैव द राइट एनवायरमेंटल कंडीशंस टू माइक्रोब, यहाँ तक ये क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद है अर्ली इन इट्स मिशन क्यूरियोसिटीज़। क्यूरियोसिटीज़ के बाद 3 है, दैट मीन्स इससे पहले हमें एरर ढूंढना है। एरर यही क्यूरियोसिटीज़ है, क्यूरियोसिटीज़ IES नहीं आएगा, यहाँ पर क्यूरियोसिटी आएगा। जो पहला वर्ड लिखा था क्यूरियोसिटी, TY के बाद आएगा Y, S। इसके बाद लिखा है साइंटिफिक टूल्स फाउंड केमिकल एंड मिनरल एविडेंसेस ऑफ पास्ट हैबिटेबल एनवायरनमेंट इन मार्स। यहाँ पर इन मार्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ऑन मार्स। इट कंटिन्यूज टू एक्सप्लोर द रॉक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टाइम व्हेन मार्स कुड हैव बीन होम टू माइक्रोबियल लाइफ। इस पैसेज में 4 एरर्स थे, हमने चारों निकाल लिए हैं। इसके बाद आपने इस पैसेज को आंसर शीट में करेक्ट फॉर्मेट में लिखना है। क्वेश्चन में रीराइट का वर्ड यूज़ किया गया था, सो हमें एरर्स निकालने के बाद इस फुल पैसेज को लिखना है। जहाँ पर एरर्स थे वहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्मेट को लिखना है। पहला एरर था मार्स ऑन नासा के पास, यहाँ पर ऑन लिखा था, यहाँ पर लिखना है बाय के साथ 1 भी लिखना है। यहाँ पर आप बाय के नीचे डैश भी डाल सकते हो, इससे ये जो पेपर चेक करने वाला होगा उसकी नज़र डायरेक्ट करेक्शन पर पड़ेगी। इसके बाद दूसरी करेक्शन थी, एरर था माइक्रोब्स के बाद, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखना है और साथ ही में 2 भी लिखना है। तीसरी करेक्शन थी, यहाँ पर क्यूरियोसिटीज़ IES लिखा था,
यहाँ पर लिखना है एपिस्ट्रोफ वाई के बाद कामा एपिस्ट्रोफ कामा एस और 3 साथ में लिखना है। फोर्थ मिस्टेक थी, एरर था एनवायरनमेंट इन मार्स, यहाँ पर इन लिखा था, यहाँ पर लिखना था ऑन के बाद लिखना है 4। ये था सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन का, ये कंप्लीट हो गया। अब इस सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स का, अब हम राइटिंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे। इस बार जो आपके इंग्लिश का पेपर होगा उसमें सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स 25 मार्क्स का होगा। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स सिर्फ 20 मार्क्स का था। इस बार ग्रामर पोर्शन में से 5 मार्क्स डिडक्ट करके सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स में पूछे जाएंगे। सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स में जो पहला क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें डायलॉग दिया गया है। सीमा और इंटरव्यूअर के बीच में डायलॉग हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है, हमें इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। इस डायलॉग को मिनिमम 100 वर्ड्स में लिखना है और मैक्सिमम 120 वर्ड्स में लिखना है। इसमें ना 100 वर्ड्स से कम में लिखना है और ना ही 120 वर्ड्स से ज़्यादा में लिखना है। तो अब हम डायलॉग को कंप्लीट करेंगे। सीमा कहती है गुड मॉर्निंग, इंटरव्यूअर कहता है गुड मॉर्निंग प्लीज़ हैव अ सीट। इसके बाद सीमा कहती है थैंक यू सर। इसके बाद इंटरव्यूअर कहता है यू आर सीमा शर्मा MA BEd फ्रॉम कपवारा। सीमा जवाब में कहती है यस सर। इंटरव्यूअर कहता है ओके सीमा टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ अ टीचर। इसके बाद सीमा क्या कहेगी, सीमा कहेगी टीचिंग इज़ माई पैशन, इट अलाउज मी टू नर्चर एंड इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन। इसके बाद इंटरव्यूअर कहेगा दैट इज़ कमेंडेबल, वायर डिड यू कंप्लीट यूर MA BEd। क्वेश्चन में ही लिखा है यू आर सीमा शर्मा MA BEd फ्रॉम कपवारा। हम इसी को नेक्स्ट सेंटेंस में यूज़ करेंगे और इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, दैट इज़ कमेंडेबल, वायर डिड यू कंप्लीट यूर MA BEd। इसके बाद सीमा शर्मा जवाब देगी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इंटरव्यूअर पूछेगा कैन यू शेयर योर टीचिंग एक्सपीरियंस। सीमा कहेगी आई यूज़ ग्रुप डिस्कशंस, प्रोजेक्ट्स एंड मल्टीमीडिया टू एंगेज स्टूडेंट्स। इसके बाद इंटरव्यूअर पूछेगा हाउ डिड यू हैंडल चैलेंजेस इन क्लास। सीमा जवाब देगी आई टॉक कामली, इन्वॉल्व पेरेंट्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस। इंटरव्यूअर जवाब देगा इम्प्रेसिव, व्हाट अबाउट बिहेवियरल इश्यूज। अब सीमा की बारी है, सीमा जवाब देगी आई एड्रेस देम विद एम्पैथी, understand root causes and working with students, parents and colleagues, building trust, resolves conflicts and fosters learning। इसके बाद इंटरव्यूअर कहेगा थैंक यू सीमा, यू मे गो नाउ। एग्जाम में जब डायलॉग आएगा आपको पहले उस डायलॉग की एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट करनी है। वंस आपने अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर ली, इसके बाद आपको बहुत आसानी होगी डायलॉग लिखने में। इसके बाद आप आसानी से समझ पाओगे, वर्ड्स को क्रिएट कर पाओगे, फिर आप अच्छे से डायलॉग लिख पाओगे। अब इस सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स का दूसरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक नोटिस लिखना है और ये नोटिस आपको सिर्फ 50 वर्ड्स में लिखना है। नोटिस लिखने से पहले हमें मालूम होना चाहिए हमें नोटिस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे हम लेटर लिखते हैं, सपोज़ फॉर्मल लेटर में हमें सेंडर एड्रेस लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन लिखना होता है, बॉडी और उसके बाद एंड में एंडिंग लिखनी होती है। इसी तरह नोटिस के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। नोटिस लिखने के लिए आपके पास पहले इशूइंग बॉडी होनी चाहिए। ये नोटिस कौन इशू कर रहा है उसका नाम होना चाहिए। ये कोई स्कूल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। सो नोटिस लिखने के लिए हमारे पास पहले इशूइंग बॉडी होनी चाहिए और इशूइंग बॉडी का नाम हमें टॉप में लिखना होता है, टॉप में मगर सेंटर में लिखना होता है। इसके बाद नोटिस लिखना होता है, नोटिस कैपिटल बोल्ड लेटर्स में लिखना होता है, ये भी सेंटर में लिखना होता है, NOTICE। इसके बाद डेट लिखनी होती है, डेट लेफ्ट साइड में लिखना होता है। अगर आपके टीचर्स ने कहा है सेंटर में लिखना तो आप सेंटर में लिखोगे, अगर उन्होंने कहा है राइट साइड में लिखना तो आप राइट साइड में लिखोगे। बेटर है कि आप लेफ्ट साइड में लिखो। इसके बाद पर्पस, हेडिंग या टाइटल लिखनी होती है, वो लिखना होता है यहाँ पर डेट के बाद, ये भी आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। जिस तरह हम लेटर राइटिंग में सब्जेक्ट लिखते हैं और हम सब्जेक्ट में वहाँ पर लेटर का मेन मकसद, मेन मुद्दा लिखते हैं कि हमें लेटर किस लिए लिख रहे हैं, इसी तरह हमें नोटिस में भी मेन मकसद लिखना होता है कि ये नोटिस किस लिए इशू किया जा रहा है। ये भी हमें सेंटर में लिखना होता है, ये भी कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। इसके बाद इसमें भी बॉडी लिखनी होती है और लास्ट पे एंडिंग लिखनी होती है। जैसे हम लेटर राइटिंग में एंडिंग में लिखते हैं सिंसियरली थैंकफुल या योर्स ओबीडियंट, इसी तरह यहाँ पर भी एंडिंग में हमें लिखना होता है थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड्स या वार्म रिगार्ड्स। और इसके नीचे अपना नाम लिखना होता है और इसके नीचे अपनी पोजीशन लिखनी होती है। पोजीशन में हमें क्या लिखना होता है, अगर हेड बॉय है तो हेड बॉय लिखना होता है, हेड गर्ल है तो हेड गर्ल लिखना है,
और अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखना होता है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें से हमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए नोट्स लिखने के लिए उनको निकालेंगे। इसके बाद हम अपना नोट्स लिखेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्कूल है पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावार। आप इस स्कूल के हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो। इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है इसको एक लेटर आया है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसका नाम है द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर। इस सोसाइटी ने प्रिंसिपल को लेटर भेजा है और प्रिंसिपल ये लेटर उठाकर आपको दे देता है और कहता है कि इस लेटर पर एक नोटिस लिखो ताकि जो स्टूडेंट्स है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। और साथ ही आपसे कहता है कि इस नोटिस को 50 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना। अब यहाँ पर कैंसर सोसाइटी का लेटर दिया गया है। अब हम पहले इसको पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर सेंटर का एड्रेस दिया गया है द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर 407 तुलसी बाग श्रीनगर। इसके बाद डेट दिया गया है 2 मार्च 2021। ये राइट साइड में यहाँ पर लिखा है, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है रिसीवर्स एड्रेस द प्रिंसिपल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावार। और इसके बाद लिखा है सैल्यूटेशन डियर सर। अब बॉडी भी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो कैंसर सोसाइटी कश्मीर है ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत सारे बीमारों की मदद करती है। किन बीमारों की मदद करती है? ख़ास तौर पर कैंसर और हेमोफिलिक पेशेंट्स की, और स्पेशली ये गरीबों की मदद करती है और ये फ्री मेडिकल एडवाइसेस मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है। और इस लेटर में इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया है कि वो इस कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करें और अपने पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करें। अब इस लेटर में से हमें कौन कौन सी चीज़ें नोटिस लिखने के लिए चाहिए अब हम वो देख लेते हैं। नोटिस लिखने के लिए हमें पहले इशूइंग बॉडी का नाम लिखना है। हमारे पास इशूइंग बॉडी का नाम है पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावार। इसके बाद कैपिटल बोल्ड लेटर्स में नोटिस लिखना है। इसके बाद डेट लिखना है, डेट उस दिन का लिखना है जिस दिन ये नोटिस इशू किया जाएगा। इसके बाद पर्पज़ लिखना है। पर्पज़ क्या है हमारे पास? कंट्रीब्यूशन टू द कैंसर सोसाइटी ऑफ श्रीनगर। इसके बाद आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी में क्या आप लिखोगे? दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर अपील्स फॉर योर सपोर्ट इन एडिंग दोज अफेक्टेड विद कैंसर, हेमोफीलिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। Your contribution can make a significant impact. Kindly donate and encourage your parents to participate. Let's extend a helping hand together. लास्ट में अब आपको एंडिंग लिखनी है। एंडिंग में आप लिखोगे थैंक यू। थैंक यू के बाद अपना नाम और एंड में हेड बॉय हेड गर्ल, अगर मेल है तो हेड बॉय, अगर फीमेल है तो हेड गर्ल। पर्पज़ या हेडिंग या टाइटल इसको कैपिटल बोल्ड लेटर्स में लिखना होता है। और यहाँ पर जो थैंक यू है इसके बदले आप वार्म रिगार्ड्स भी लिख सकते हो या बेस्ट रिगार्ड्स भी लिख सकते हो। ये लाइन दिस इज़ टू इन्फॉर्म ये आप किसी भी नोट्स में लिख सकते हो। इससे आप अपनी बॉडी का स्टार्ट कर सकते हो। और जब नोटिस कंप्लीट किया जाता है इसके बाद नोटिस के अराउंड एक बॉक्स बनाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया है इसी तरह नोटिस के अराउंड एक बॉक्स बनाना होता है। नोटिस कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। नोटिस का क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये 2 मार्क्स का है। इसमें क्या करना है? इसमें आपको एक मैसेज लिखनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्कूल है सेकेंडरी स्कूल रामनगर। यहाँ का जो प्रिंसिपल है इसने स्टूडेंट अटेंडेंस को ऑब्जर्व किया है और इसने अपनी ऑब्जर्वेशन पर अपने नोट पैड में नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ये जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं ये इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं जो इसके नोट पैड में है। अब जो इस प्रिंसिपल का असिस्टेंट है इस असिस्टेंट को प्रिंसिपल के बिहाफ पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को और स्टाफ सेक्रेटरी को मैसेज ड्राफ्ट करना है। और ये मैसेज कहाँ से बनाएगा? यहाँ पर जो प्रिंसिपल के नोट पैड से ये नोटिस दिए गए हैं इन्हीं पॉइंट से इन्हीं नोट से ये मैसेज ड्राफ्ट करना है और ये मैसेज सिर्फ 50 वर्ड्स में लिखनी है और इसके अराउंड बॉक्स भी बनाना है। अब ये 4 पॉइंट्स क्या हैं? ग्रोइंग टेंडेंसी, एब्सेंटिज्म, एक्सक्यूजेस फॉर एब्सेंस, क्रिएट्स इनडिसिप्लिन, कॉल मीटिंग, स्टाफ सेक्रेटरी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स टू अटेंड। अब हम इन नोटिस से मैसेज ड्राफ्ट करेंगे। अब मैसेज लिखना है, मैसेज ड्राफ्ट करना है। तो मैसेज में आप पहले टॉप सेंटर में मैसेज लिखोगे कैपिटल बोल्ड लेटर्स में। इसके बाद डेट लिखना है लेफ्ट साइड में और टाइमिंग भी लिखनी है। टाइमिंग आप राइट साइड में लिखो या डेट के नीचे लिखो, ये आपकी मर्जी है। अगर आप टाइमिंग ना भी लिखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट आप लेफ्ट साइड में लिखोगे और डेट उसी दिन का लिखना होता है जिस दिन मैसेज ड्राफ्ट किया जाता है। अगर आपके टीचर्स ने कहा है डेट सेंटर में लिखना तो आप सेंटर में लिखोगे। राइट साइड में लिखने को कहा है तो आप राइट साइड में लिखोगे। इसके बाद लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप उनका नाम लिखोगे जिनको ये मैसेज ड्राफ्ट करना है। ये मैसेज भेजना है क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को और स्टाफ सेक्रेटरी को।
यहाँ पर आप उन्हीं का लिखोगे। डियर स्टाफ सेक्रेटरी एंड क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके बाद आपको बॉडी में वही पॉइंट्स लिखने हैं, वही नोट्स लिखने हैं जो क्वेश्चन में दिए गए थे। Attendance issues are on the rise, leading to indiscipline. Let us address both excuses for absence and the creation of indiscipline. Staff secretary and class representatives are requested to attend the meeting on. इसके बाद आपको ये 3 चीज़ें ज़रूरी मेंशन करनी है इस मैसेज में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेट। डेट आप उस दिन का लिखोगे यहाँ पर जिस दिन ये मीटिंग रखी जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम। उस दिन जिस टाइम पे मीटिंग रखी जाएगी वो टाइम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है वेन्यू। स्कूल में किस जगह किस रूम में मीटिंग होगी उसका नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में डेट लिखा, ये डेट उस वक्त का है जिस वक्त या जिस दिन इस मैसेज को ड्राफ्ट किया गया। टाइम और वेन्यू ये आप डेट के नीचे भी मेंशन कर सकते हो। अब एंडिंग लिखनी है तो आप एंडिंग में लिखोगे रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स या वार्म रिगार्ड्स। इसके बाद लिखना है नाम। असिस्टेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पर यह मैसेज ड्राफ्ट किया था, सो यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम लिखना है श्री रामनाथ। इस स्कूल में श्री रामनाथ की पोजीशन क्या है, ये प्रिंसिपल हैं स्कूल के, सो इसके बाद आप लिखोगे प्रिंसिपल सेकेंडरी स्कूल। और मैसेज कंप्लीट करने के बाद मैसेज के अराउंड एक बॉक्स बनाना है जैसे क्वेश्चन में भी कहा गया था। मैसेज राइटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 लेटर्स दी गई हैं। हमें इन 2 लेटर्स में से एक ही लेटर को अटेम्प्ट करना है। इनके हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। अब हम पहले इन 2 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद लेटर राइटिंग को सीखेंगे। Write a letter to your parents about your experience of traveling alone by bus from your to your uncle's home who lives in another district। ये जो लेटर है ये इनफॉर्मल लेटर है और ये हमें पेरेंट्स को लिखनी है। अब दूसरा लेटर देखते हैं। Write a letter to an editor about the cleaning a polluted stream that runs through your village and irrigates agricultural land। ये जो दूसरा लेटर है ये फॉर्मल लेटर है और ये हमें न्यूज़पेपर के एडिटर को भेजनी है। यहाँ पर ना सेंडर का एड्रेस दिया गया है ना रिसीवर का एड्रेस दिया गया है। यहाँ पर हमें खुद से ही इन एड्रेसेस को क्रिएट करना है। अब हम पहले इनफॉर्मल लेटर को सीखेंगे, इसके बाद हम फॉर्मल लेटर को सीखेंगे। जो इनफॉर्मल लेटर होता है इसमें पहले हमें सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, इसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट लिखना होता है, डेट के बाद एक लाइन और छोड़नी होती है, इसमें लिखना होता है सैल्यूटेशन। इसमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही रिसीवर का एड्रेस इसमें लिखना होता है। यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें मेंशन करनी होती है, एक सेंडर एड्रेस और डेट। डेट में आप क्या लिखोगे, डेट आप उस दिन का लिखोगे जिस दिन आप लेटर लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 5 जनवरी, जनवरी के बाद आप कॉमा करोगे, इसके बाद लिखोगे 2024। डेट में आप डैश का या स्लैश का यूज़ नहीं करोगे। इसके बाद एक लाइन छोड़कर आपने लिखना है डियर पेरेंट्स। यहाँ पर जो सेंडर्स एड्रेस होगा और डेट होगा ये आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, ये आपने राइट साइड में नहीं लिखना है। और अगर आपके क्वेश्चन में सेंडर का एड्रेस नहीं दिया गया होगा ये आपको खुद से करना है, खुद ही यहाँ पर कोई एड्रेस लिखना है। और जो बॉडी का पहला पैराग्राफ होगा इसमें आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। पहले ग्रीटिंग लिखोगे, ग्रीटिंग के बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा, जिस के रिलेटेड आपको लेटर लिखना है वही आप पहले पैराग्राफ में मेंशन करोगे। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिखना होता है और दूसरे पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। इंट्रोडक्शन के रिलेटेड 1-2 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। और जो थर्ड पैराग्राफ हम लिखेंगे इसमें हम लेटर का कंक्लूजन लिखेंगे। और बॉडी कंप्लीट करने के बाद हमें लास्ट पर एंडिंग लिखनी होती है। एंडिंग में हम लिखेंगे यू आर लविंग सन या यू आर लविंग डॉटर। इसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे, जो लेटर लिखेगा वो अपना यहाँ पर नाम लिखेगा। और लेटर आपको इस हिसाब से लिखना है कि जो लेफ्ट साइड होगा यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। यहाँ से लाइनें आगे पीछे हो भी जाएं इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अब हमें बॉडी लिखनी है तो बॉडी में क्या लिखेंगे, बॉडी को हम ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करेंगे। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू बोथ इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। यहाँ तक हो गई ग्रीटिंग्स। इसके बाद हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। आई वॉन्टेड टू शेयर माई सोलो बस जर्नी टू अंकल्स हाउस। दूसरे पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बोर्डिंग द बस ऑन माई ओन। I felt a mix of excitement and nervousness as I embarked on this solo adventure. The journey allowed me to reflect and appreciate the beauty of our country. इसके बाद थर्ड पैराग्राफ। Uncle welcomed me warmly and our time together was memorable. I have learned independence and resilience from this trip. Thank you for trusting me with this adventure. I look forward sharing more stories with you. ये थी बॉडी। इसमें मैंने सिंपल और इजी वर्ड्स का यूज़ किया है। आई होप आपको इनफॉर्मल लेटर का आइडिया हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें फॉर्मल लेटर को लिखना है।
फॉर्मल लेटर में भी हमारे पास पहले सेंडर का एड्रेस होना चाहिए और ये सेंडर एड्रेस हमें सेम इनफॉर्मल लेटर की तरह लेफ्ट साइड में ही लिखना है। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद हमें एक लाइन छोड़नी है, इसके बाद हमें डेट लिखना है। डेट भी हमें सेम उसी तरह लिखना है जिस तरह हमने इनफॉर्मल लेटर में लिखा था। इसके बाद और एक लाइन छोड़कर हमें रिसीवर का एड्रेस लिखना है और रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद और एक लाइन छोड़कर हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद और एक लाइन छोड़कर लिखना है सॉल्यूटेशन। क्वेश्चन में सेंडर का एड्रेस नहीं दिया गया है, सेंडर एड्रेस आप खुद ही लिखोगे। यहाँ पर जो एड्रेस आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सेंडर एड्रेस को आपको खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद डेट में आप वो डेट लिखोगे जिस दिन ये लेटर आप लिखोगे। इसके बाद रिसीवर एड्रेस, क्वेश्चन में रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया गया है, सिर्फ एडिटर लिखा है। यहाँ पर आप रिसीवर का एड्रेस भी खुद ही लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है द एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर। इसके बाद सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, अर्जेंट नीड फॉर क्लीनिंग ऑफ पोल्यूटेड स्ट्रीम, जो कि क्वेश्चन में ही कहा गया था। इसके बाद सॉल्यूटेशन में आप डियर एडिटर लिख सकते हो या रेस्पेक्टेड एडिटर लिख सकते हो। अगर आपको एडिटर का नाम दिया गया होगा तो आप यहाँ पर एडिटर का नाम ही लिखोगे। फॉर्मल लेटर में भी सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट ये लेफ्ट साइड में ही लिखने होते हैं। इसमें भी ये राइट साइड में नहीं लिखने होते हैं। इसके बाद हमें बॉडी लिखनी है। बॉडी में भी हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, ग्रीटिंग्स से करेंगे। ग्रीटिंग्स के बाद हम इसमें भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जो इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन में कहा जाएगा वही हम पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में हम इसके कॉजेस और कंसिक्वेंसेस को लिखेंगे। स्ट्रीम पोल्यूट हो चुकी है, ये किस वजह से हो रही है और इस वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, वो हम दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। और जो तीसरा पैराग्राफ होगा, तीसरे पैराग्राफ में हम इसके रिलेटेड, इसको साफ करने के रिलेटेड हम रिक्वेस्ट करेंगे। और फिर लास्ट में एंडिंग में लिखेंगे सिंसियरली या थैंकफुल। इसके बाद अपना नाम और इसके बाद पोजीशन। विलेज में अगर आपकी कोई पोजीशन है तो आप वो यहाँ पर लिखोगे। अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो रेजिडेंट ऑफ, इसके बाद अपने विलेज का नाम। अब बॉडी में क्या लिखना है वो भी हम देख लेते हैं। बॉडी में पहले ग्रीटिंग लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। ग्रीटिंग्स लिख दी। इसके बाद हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आई राइट टू हाईलाइट द अर्जेंट नीड टू एड्रेस द पोल्यूशन इन आवर विलेज स्ट्रीम, वाइटल फॉर इरिगेटिंग और एग्रीकल्चरल लैंड। दूसरे पैराग्राफ में इसके कॉजेस और कंसिक्वेंसेस को लिखेंगे। द कंटेमिनेशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ इज एंडेंजर्ड फॉर आवर हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। इसके बाद हमें थर्ड पैराग्राफ लिखना है। थर्ड पैराग्राफ में हम कंक्लूजन लिखेंगे और इसमें हम जो न्यूज़पेपर का एडिटर है उससे हम कहेंगे कि हम आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अथॉरिटीज़ हैं और एनवायरनमेंटल ग्रुप्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी विलेज स्ट्रीम है इसको साफ करने में हमारी मदद करे। और इसमें हम लिखेंगे We urge authorities and environmental groups to collaborate with our community for cleanup drives and eco-friendly practices. Our stream's health is crucial for our village's future. Your newspaper's support in raising awareness is invaluable. इसके बाद हम न्यूज़पेपर वाले का एडिटर का शुक्रिया करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। लेटर राइटिंग के लिए भी फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा और बॉडी में कोई गलती है, आपको बॉडी के मार्क्स भी मिलेंगे और फॉर्मेट के मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपका फॉर्मेट करेक्ट नहीं है तो ना आपको फॉर्मेट के मार्क्स मिलेंगे और ना ही बॉडी के मार्क्स मिलेंगे। इसलिए अगर आपको बराबर 5 मार्क्स गेन करने हैं तो आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ये थी फॉर्मल लेटर। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा और आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 पार्ट्स हैं और इन 2 पार्ट्स में से आपको एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना है और इसके भी 5 मार्क्स हैं। जो पहला पार्ट है इसमें आपको स्पीच लिखना है। ये स्पीच आपको 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है और ये स्पीच लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और जो दूसरा पार्ट है इसमें आपको आर्टिकल लिखना है। ये आर्टिकल भी 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है और ये आर्टिकल लिखना है यूजेस ऑफ इंटरनेट पर। दोनों पार्ट्स में पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करना है स्पीच और आर्टिकल लिखने के लिए। पहले हम स्पीच लिखेंगे, इसके बाद हम आर्टिकल लिखेंगे। स्पीच राइटिंग भी बहुत ही सिंपल और इजी है। जैसे हम स्कूल मॉर्निंग असेंबली के लिए स्पीचेस लिखते थे, सेम हमें वैसे ही यहाँ पर भी स्पीच लिखना है। स्कूल असेंबली के लिए जो हम स्पीच लिखते थे उसमें हम पहले हेडिंग लिखते थे, हेडिंग के बाद हम सैल्यूटेशन लिखते थे, उसके बाद हम बॉडी लिखते थे और फिर लास्ट पर हम थैंक यू लिखते थे। सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी स्पीच लिखना है। स्पीच हमें किस पे लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो हम हेडिंग में लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में हम क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद हम अपना स्पीच स्टार्ट करेंगे। टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
AI refers to computer-controlled robots that perform tasks and have the ability to reason. Associated with humans, AI allows machines to learn from experiences, revolutionizing industries like self-driving cars, robotic surgeries, e-payment systems, and gene mapping. It is reshaping our world, enhancing efficiency and opening new possibilities. यहाँ तक हमें क्वेश्चन में ही पॉइंट्स दिए गए थे। इसके बाद हमें एंडिंग लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है। एंडिंग में हम लिखेंगे लेट्स एम्ब्रेस AI रेस्पॉन्सिबली एंश्योरिंग इट्स इथिकल यूज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, और लास्ट पर थैंक यू। ये हमारी स्पीच राइटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे आर्टिकल राइटिंग पर। आर्टिकल हमें लिखना है यूजेस ऑफ इंटरनेट पे। आर्टिकल में हमें पहले हेडिंग लिखनी है। क्वेश्चन में हमें कहा गया था यूजेस ऑफ इंटरनेट पे आर्टिकल लिखना है, तो हम हेडिंग में लिखेंगे यूजेस ऑफ इंटरनेट। इसके बाद हम लिखेंगे बाय डैश 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 में हम अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद जो हमें पॉइंट्स दिए गए थे क्वेश्चन में, हम उन्हीं पॉइंट्स से यहाँ पे अपना आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। हम क्या लिखेंगे? इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एनेबलिंग वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशंस। द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। The internet functions as a world pocket library, offering a vast array of information accessible at one's fingertips. Search engines and email help to find information and communicate online. YouTube is a popular platform for sharing videos, while WhatsApp is widely used for messaging and sharing multimedia content, including videos. Online classes during COVID-19 and virtual classrooms provide alternative modes of education delivery, ensuring learning continuity amid the pandemic. ये हमारी आर्टिकल राइटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक स्टोरी की स्टार्टिंग दी गई है, ओपनिंग दी गई है। अपनी स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद इस स्टोरी को 200 to 250 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, और ये स्टोरी लिखने के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद सेक्शन डी है। सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन है, इसमें आपकी बुक से क्वेश्चन हैं। सेक्शन डी का जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें 5 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 5 सब क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 3 क्वेश्चन 9 मार्क्स के हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी 5 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, और इन 5 में से आपको 3 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 3 क्वेश्चन 9 मार्क्स के हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, और 3 में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और इसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 में भी 2 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, और 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और इसके भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन डी लिटरेचर के क्वेश्चंस को आप खुद पढ़ लेना। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से PDF को डाउनलोड कर लेना और इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना। आज इस वीडियो के साथ हमारे क्लास 10th के 5 सब्जेक्ट्स के मॉडल टेस्ट पेपर्स कंप्लीट हो गए। हमने 5 सब्जेक्ट्स के मॉडल टेस्ट पेपर्स को वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने किसी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, अगर आपका कोई वीडियो मिस हो गया है, वो वीडियो आप देख लेना। इनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपका जो वीडियो मिस हुआ है आप वो वीडियो देख लेना। अभी तक आप सभी ने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत की है। अब एग्ज़ाम्स के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। इन दिनों भी अच्छे से मेहनत करना, और आप सभी को मेरी तरफ से आपके एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक।